Good morning everyone and very warm welcome to one and all and welcome back to A Square classes. As we are moving on to the ecology sessions, yet we have completed many more things and we are up to at the end to complete this session. इतना पढ़ लिया, इतना सब पढ़ा, इतना सब डिटेल्ड में पढ़ा, सब कुछ देखा. अब ये चैप्टर के एंड का जो इम्पोर्टेंट है ना वो देखने वाले हैं और दो ही कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इस चैप्टर में. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट. गो एंड सॉल्व, पिक एनी मॉड्यूल, एनी पैकेज, एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्व करके देखना. अगर कोई डाउट कॉन्टैक्ट एनआर मैम. ओके, समझ में आया क्या? Pick up any topic, any syllabus which I have been taught, organism and population से I give you a benefit of doubt कि कोई भी question नहीं रुक सकता. We have seen such a beautiful conceptual way of this chapter. चलो, बहुत हो गई इंट्रोडक्शन की बातें. We are moving on towards a new and very important session, that is population. What is population? ये सारे डेफिनेशंस मैंने जब इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ाई थी तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था व्हाट इज पॉपुलेशन. देन टू फॉर योर ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल interbreeding with each other and living in particular geographical area and living in particular geographical समझ में आया? What did I said? Group of individual interbreeding with each other living in particular geographical area. इसमें जो सबसे important point है ना वो ये याद रखना है कि एक particular geographical area में जब individual reside करते हैं and they interbreed with each other, उसी को हम लोग population कहते हैं. interbreeding मतलब क्या concept समझ में आता है बच्चों आप लोगों को? interbreeding मतलब you should be get cleared by sexual reproduction. तो फिर कम ऑन, यू शुड आस्क मी द क्वेश्चन, मैम अगर इंटरब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है यू से इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं क्या उनको हम लोग ये नहीं कहते? क्या हमको उन लोग वी डोंट कॉल देम पॉपुलेशन? डोंट वी कॉल देम पॉपुलेशन? वी डू, राइट? सो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया formed by a same parent referred to as what? Referred to as population. Group of species एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं और उसी में रिसाइड करते हैं, उसी में इंटरब्रीड करते हैं. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? either they show sexual reproduction, either they show asexual reproduction. समझ में आया? पॉपुलेशन क्या है? एक और चीज, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन ले लो. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रैट्स जो खेतों में दौड़ते रहते हैं, जंगली रैट्स, और इधर उधर जो क्रॉप को बेसिकली फीड करते हैं. बहुत इंटेंस अनकाउंटेबल एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फिशेस, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द पेट्री डिश. एक क्या होता है ये पेट्री डिश? आगे अगर आप चलो मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे ऑब्वियसली. आई बिलीव कि जिनको भी मैं पढ़ा रही हूँ उनका एमबीबीएस तो होना ही है, पीडीएस जो भी है होना है. यू गो टू मेडिकल कॉलेज, यू गेट माइक्रोबायोलॉजी सेशन इन योर सेकेंड ईयर और तब तुमको समझ में आता है एक्चुअल में देखने को होता है कि पेट्री डिश वैसा है जहां पे बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है. एक छोटा प्लेट स्ट्रक्चर होता है मेड अप ऑफ ग्लास जिसपे हम लोग कल्चर डालते हैं और उसी में बैक्टीरिया ग्रो होता है, तो उसी को हम लोग पेट्री डिशेस कहते हैं. समझ में आया? कोई डाउट? चलो, तो ये हो गई पॉपुलेशन की बातें. दीज आर दी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जब भी एक एनवायरमेंट में रिसाइड करता है या एक एनवायरमेंट में रहता है, उसको अपने सराउंडिंग के कल्चर के सराउंडिंग एनवायरमेंट के कुछ न कुछ एडेप्टेशंस दिखाने पड़ते हैं, कुछ न कुछ अकोमोडेशन दिखाने पड़ते हैं, कुछ न कुछ उसको अपने उसी हिसाब से रहना पड़ता है. दे शुड गेट मॉडिफाइड इन सच वे, दे शुड बी इन दैट वे. ये वही चीजें होती है ना जो उनको एक ट्रेट में, एक एनवायरमेंट में सूटेबल बनाती हैं अपने लाइफ कैरी करने के लिए. ठीक है, चलो. एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कैन से टू यू इज study of population ecology is very important because evolution, it connects with the genetics and evolution.
इवोल्यूशन से तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम इवोल्यूशन का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन, ज्योग्राफिकल एरियाज में आने वाले पॉपुलेशन, स्पीसीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, वो सारे कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और जिनको पढ़ा दिया है वो जाकर के अपने इवोल्यूशन के पन्ने पलटें, ठीक है। चलो, दूसरी चीज क्या होती है, तो मैंने आपको बताया कि दीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, group of individuals. What is difference between population and individual? Population basically has a birth rate. अगर हम लोग एक इंडिविजुअल की बात करें, if we talk about one individual has either a birth or a death. उसके पास दो चीजें होती है, either he is born, either he is natality, either he is death, या वो immortal हो चुका है, समझ में, या वो मर चुका है। ये दो चीजें इंडिविजुअल के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, we talk about two more things, that is birth rate, death rate, birth rate and death rate। क्योंकि यहाँ पे एक पॉपुलेशन के टर्म में we always talk about rate, we always talk about consideration of space, we always talk about consideration of the time। समझ में आया? कोई डाउट? चलो, so I said you population के टर्म में we see birth rate, we see death rate, we see age distribution। एक इंडिविजुअल के लिए एक एज होता है। सपोज आई एम 19 years old, I am 20 years old today, so what if I am 20 today, I have my age is 20, but there are few individuals who can be 18, who can be 27। तो अगर इस रेंज के यानी 20 से 30 के रेंज में बात कर रहे हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, तो वो रेट के हिसाब से पूछ रहे हैं। समझ में आया? तो अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं तो उनका बर्थ रेट होता है, उनका डेथ रेट होता है, उनमें डिफरेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। They have, individuals have only age, population have age distribution। उसी एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर we classify it into a different concept that is called as age pyramid। उसी पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? एज पिरामिड। कोई डाउट यहां तक? प्लीज पूछो, आगे जितना आगे बढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सो प्लीज आस्क। ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरब्रीडिंग सेक्सुअली विद ईच अदर एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया रेफर टू एज पॉपुलेशन। क्लियर? ठीक है। और इंडिविजुअल और पॉपुलेशन का डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंडिविजुअल का एक एज होता है, एक बर्थ होता है, एक डेथ होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट population deals with birth rate, death rate, age distribution, और उसी एज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम एक छोटा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज एज पिरामिड। सो नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ रेट, द पॉपुलेशन पर कैपिटा, बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन इन ग्रुप। इन ग्रुप में एक पॉपुलेशन में कितना बर्थ, कितने नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, समझ में आया? कितने नंबर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं बर्थ ऑफ द पॉपुलेशन। कैपिटा का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, पर इंडिविजुअल कितना ग्रोथ रेट दिखा रहा है, ये कितना बर्थ रेट दिखा रहा है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। इसको मैं आपको एक अच्छा सा आप ही के एनसीईआरटी के एग्जांपल से समझाती हूँ कि बेटा सपोज देयर आर 20 lotus flowers in a calculative year। एक साल हमने कैलकुलेट किया कि उस पॉन्ड में 20 लोटस के फ्लावर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अगेन देयर इज इंक्रीमेंट एंड देन नेक्स्ट ईयर वहां पे 8 नए फ्लावर्स प्लांट्स और पाए गए लोटस के, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट ईयर देयर लोटस फ्लावर, न्यू 8 लोटस फ्लावर। तो पर कैपिटा बर्थ रेट या पर इंडिविजुअल
पर इंडिविजुअल बर्थ रेट क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे? आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इजी सा क्वेश्चन पूछा। बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर इस साल हमने कैलकुलेट किया कि एक पॉन्ड में 20 लोटस फ्लावर आते हैं, नेक्स्ट ईयर हमने देखा कि 8 न्यू इंडिविजुअल्स के फ्लावर, 8 न्यू फ्लावर्स और आए, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 28। तो लिख लो बच्चों, मैडम 28 नंबर्स हो गए टोटली। कितने हो गए टोटली? ओके, पर देन द कॉन्सेप्ट कम्स, हाउ मेनी वर न्यू एंड हाउ मेनी आउट ऑफ वर प्रेजेंट। तो इसको आप लोग ऐसे निकालोगे कि you simply do it as 8 by 20. You get it as 0.4 पर कैपिटा ग्रोथ रेट दिखता है। कितना? पर कैपिटा आपको 0.4 बर्थ रेट दिखा। पर इंडिविजुअल कितना बर्थ रेट दिख रहा है? तो एक इंडिविजुअल एक लोटस फ्लावर से आपको 0.4 दिख रहा है। हाउ डिड यू गॉट इट बेटा? यू गॉट इट बाय 8 by 20। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0 जा 4 by 10, 0 by 0.4। समझ में आया? मैथ्स पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है? चलो, सो पर कैपिटा कितना हो जाएगा? ये 0.4। बर्थ रेट समझ में आया आपको कैसे निकाला? ये बर्थ रेट बेसिकली टाइम नहीं, पर कैपिटा के हिसाब से निकाला है। क्लियर? कोई डाउट? प्लीज पूछो, ठीक है? चलो अब डेथ रेट देख लें। व्हाट इज डेथ रेट? तो पढ़ा दिया कि चलो ये आपके एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट है, पर कैपिटा बर्थ रेट कैसे पता करोगे? पर फिर टाइम के हिसाब से कितने पॉपुलेशन में कितनी इंक्रीमेंट आई है, एक पॉपुलेशन में कितना बढ़ा, ये तो पर कैपिटा इतना ग्रो हो रहा है, पर टाइमिंग के हिसाब से कैसे बढ़े ये लोग? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए गिव द हेडिंग एज नेटालिटी। चलो नाउ मैंने आपको बर्थ रेट निकालना तो सिखा दिया कि आप प्लांट्स में बर्थ रेट कैसे निकालोगे, फिर कैसे निकालोगे, सेम चीज दूसरी चीज ऑर्गेनिज्म में भी पूछा तो वैसे ही निकालोगे। लेकिन पता है क्या आपको? देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटालिटी। ह्यूमंस के केस में बर्थ रेट इज इक्विवेलेंट टू नेटालिटी। अभी मैंने आपको बर्थ रेट निकालना सिखाया लोटस के केस में, वो प्लांट्स और उनके केस में। लेकिन अगर हम लोग नेटालिटी या बर्थ रेट की बात करें कैसे निकालते हैं, तो ह्यूमंस में नेटालिटी और बर्थ रेट एक जैसे निकालते हैं। तो आई राइट इट in humans natality and birth rate, natality and birth rate। समझ में आपको? क्या समझ में आया? यहाँ पे बर्थ रेट भी वैसे निकालते हैं जैसे कि नेटालिटी। तो फिर अगर मैं बात करूं व्हाट इज नेटालिटी, नेटालिटी इज number of offspring by a female। टाइम के हिसाब से जब बात कर लो तो वो आ जाता है नेटालिटी। नेटालिटी क्या है? और ये बर्थ रेट क्या जो था मैंने आपको बताया, बर्थ रेट और नेटालिटी ह्यूमंस के केस में सेम होता है, लेकिन प्लांट्स के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन प्रेजेंट। लेकिन अगर टाइम या फिर अगर ह्यूमंस के केस में पूछा देन यू गो विद टाइम, और उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। ये दिस नेटालिटी इज ऑफ 2 टाइप्स व्हिच इन, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा वाला ही इकोलॉजिकल। समझ में आया? इसको हम लोग ये भी मैक्सिमम और पोटेंशियल नेटालिटी भी कहते हैं। द क्वेश्चन कम्स फिजियोलॉजिकली दैट what it is, the number of new individual formed per capita time or in and per unit time any without any ecological barrier or ecological limitations, also called as, this new organism rate is also called as fecundity rate। याद रख लेना, ये एम्स का तुम्हारे शीट में भी दिया हुआ है और एम्स भी काफी पूछता है। फेकेंडिटी रेट आप लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, किसका लिमिटेशंस होता है फेकेंडिटी रेट का? चुपचाप से टिक मार्क कर देना। फिजियोलॉजिकल नेटालिटी को ही हम लोग फेकेंडिटी रेट के साथ कंपैरिजन करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज
फिजियोलॉजिकल नेटैलिटी। फिजियोलॉजिकल नेटैलिटी वैसा नेटैलिटी होता है जो ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम विदाउट एनी इकोलॉजिकल लिमिटेशंस। यहाँ पे इकोलॉजिकल यानी टेम्परेचर, एनवायरमेंट, क्लाइमेट का कोई रोल नहीं होता। समझ में आया? यहाँ पे टेम्परेचर, एनवायरमेंट और क्लाइमेट या इकोलॉजिकल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होता। दे ग्रो एंड दे हैव अ प्रॉपर लाइफ टाइम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बर्थ रेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेकंडिटी रेट। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन एज डेल्टा एन, एन से नेटैलिटी लिख लो, बाय डेल्टा टी। चेंज, व्हाट इज दिस डेल्टा एन बाय डेल्टा टी? मैं यहां समझा देती हूं। डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इज, डेल्टा एन मतलब क्या था? इनिशियली कितने पॉपुलेशन प्रेजेंट थे और बाद में कितने पॉपुलेशन आए। सो बाद में अगर N1 पॉपुलेशन आया, N2 पॉपुलेशन आया, इनिशियली N1 पॉपुलेशन आया और टाइम पहले क्या था? T1, तो बाद में टाइम कितना हुआ न्यू पॉपुलेशन का? T2 माइनस T1। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, समझ लेना कि चलो पुणे में, इन एक एग्जांपल से समझना, खुद सॉल्व करना, ठीक है? चलो बच्चों, पुणे में ईयर 2005 में बर्थ रेट जो था या फिर नेटैलिटी रेट जो बोलो, क्योंकि ह्यूमंस की बात हो रही है ना बच्चों, नेटैलिटी, आई थिंक मैं बहुत कम एग्जांपल ले रही हूँ, तुम लोग बड़े बड़े एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हो। इट विल बी इन लैक्स आल्सो, बट मैं आपको सिर्फ, और करोड़ में भी होंगे, बट मैं आपको हंड्रेड्स में निपटा दे रही हूँ, ठीक है? ये मत सोचना, क्योंकि हंड्रेड्स का, करोड़ का कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं, कॉन्सेप्ट समझने का टाइम है बच्चों, ठीक है? चलो, नेटैलिटी रेट क्या कहता है कि अगर 300 या 350 ग्रोथ है, बर्थ रेट हुआ हमारा 2005 में, ठीक है? समझ में आया? हमने कितना बर्थ, न्यू इंडिविजुअल के बर्थ रेट देखे? 350, एग्जांपल है, समझ लो, पुणे में। 2006 में फिर से हमने देखा, 2006 में फिर से हमने देखा न्यू बर्थ रेट कितना हुआ? नेटैलिटी, ये क्या हो गया? 400। अब आपसे कोई पूछ दे क्यों, या इनको कोई इकोलॉजिकल लिमिटेशंस नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकली ग्रो किए हैं। समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजिकली ग्रो किए हैं, नो इकोलॉजिकल लिमिटेशंस इनमें थे। तो आपसे कोई पूछे कि फेकंडिटी रेट क्या है, चुपचाप से क्या करना? 400 माइनस 350 कर देना और मेरा नाम ले लेना, और फिर T2 माइनस T1। 2006 में से 2005 के कितने साल बचे? 1 साल बचा, क्या आ गया? 50। तो कितना फिजियोलॉजिकल रेट में 1 साल में इनका ग्रोथ हुआ है? कितना हुआ है बच्चों, बताओ? 50। समझ में आया? ऐसे पता करते हैं, दिस इसको फेकंडिटी रेट बोलते हैं। इकोलॉजिकल नेटैलिटी की बात करें तो दिस इज, ये बहुत सिंपल है, दिस इज सिंपल नेटैलिटी, दिस इज सिंपल नेटैलिटी एंड it depends on etc. and other ecological factors and other ecological factors। इसको मेजर कैसे करते हैं? इसी को हम लोग फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। ये है फर्टिलिटी रेट, इसको क्या कहा? फेकंडिटी रेट। इसको क्या कहते हैं? फर्टिलिटी रेट। कितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होके कितना सरवाइव करेंगे एक टेम्परेचर इक्वल कांस्टेंट इक्वल लाइट के वेरिएशन में। कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, इकोलॉजिकल फैक्टर से वो कितना वेरिएशन दिखाते हैं उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या बात किया हमने? फर्टिलिटी रेट इसका इससे डिटरमाइन हो गया। समझ में आया? कैसे? इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे इसका फॉर्मूला डेल्टा एन बाय डेल्टा टी बताया था ना, इसका फॉर्मूला जो होता है न्यू इंडिविजुअल्स कितने आए, डेल्टा न्यू इंडिविजुअल्स अपॉन एन ओल्डर इंडिविजुअल्स इनटू डेल्टा टी। मैंने आपको निकालना सिखाया था, याद करो। फिजियोलॉजिकल ये देखो, वहां जाकर के पन्ने पलटो या फिर वो साइड देखो, ठीक है? न्यू इंडिविजुअल, एन क्या था? अर्लियर प्रेजेंट इंडिविजुअल, अर्लियर ओरिजिनल इंडिविजुअल कितने प्रेजेंट थे? ले लोगे तो 350 टाइम। एक हमने तो 1 साल का एग्जांपल लिया, सेम एग्जांपल सॉल्व कर लें।
कौन सा वाला एग्जाम्पल? पुणे में जो पॉपुलेशन पूछा हुआ है, ये दिख रहा है आप लोगों को? क्या बोला कि 2005 में 350 थे नेटालिटी, फिर दूसरी 2006 में कितने हो गए? 400 हो गए। निकाल लो बच्चों, डेल्टा एन कितना हो जाएगा? 400 माइनस 350, डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 1 और फिर उसके बाद जो अपना बचा, क्या बचा? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। पहले ऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट थे? 350। समझ में आया? 50 by 350 0 0 1 by 7। इसकी जो अगर फर्टिलिटी रेट बात करें तो 1 by 7 के हिसाब से ग्रो हुई है। पर कैपिटा कितने से ग्रो हुई है? 1 by 7 से। इजी है, फर्टिलिटी रेट भी ऐसे ही पूछेंगे, कर लोगे सॉल्व? कोई डाउट? चलो फिर नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग as your mortality rate। मोर्टेलिटी रेट पढ़ाने से पहले मैं आपको डेथ रेट पढ़ाती हूँ, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पर पता है कि फिर ह्यूमंस के केस में डेथ रेट और जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट, वो सेम होता है। ठीक है, चलो। The number of organism or number of organism died considered period। ऑर्गेनिज्म मरे, उनको कितने पीरियड में हमने कंसिडर किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेथ रेट। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डाइड ड्यूरिंग द एंटायर कंसिडर्ड पीरियड। अगर हमने देख, चलो इसी एग्जांपल को मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि अगर 4 फ्रूट फ्लाई, 4 मक्खियां, ठीक है, 4 फ्रूट फ्लाइज डाइड आउट ऑफ 40 fruit fly, out of 40 fruit fly, 4 fruit fly died out of 40 fruit fly। ये देखो 4 और 40, मरे कितने? 4। टोटल कितने हैं? 40। पर कैपिटा डेथ रेट बात करें, कैसे निकालोगे बच्चों? बताओ, जल्दी बताओ। 4 by 40 कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 1 जा 10 जा 1 by 10, इसी को हम लोग 0.1 लिख लें। पर कैपिटा डेथ रेट कितनी है फ्रूट फ्लाइज की? 0.1। और इसी को जो डेथ रेट निकालते हैं ऑर्गेनिज्म की, वो पर कैपिटा निकालते हैं, पर कैपिटा। समझ में आया? एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी में है आपके, और डेथ रेट भी क्लियर हुआ। बट इन ह्यूमंस के केस में डेथ रेट एंड मोर्टेलिटी इज अगेन इक्विवेलेंट। सो नाउ गिव द टॉपिक एज मोर्टेलिटी। Mortality death rate is equivalent to death rate और mortality is equivalent in humans case। ठीक है, तो इसको हम लोग humans के केस में अगर डिफाइन करें, mortality is the number of individual unit time। क्या लिखोगे? The number of individual died per unit time and it is expressed as number of individual, अगर मैं D से डिनोट करती हूँ और टाइम T से, तो D को लिख लो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डाइड अपॉन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम इंटरवल में उतनों की डेथ हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी रेट इज आल्सो 2 टाइप्स व्हिच इंक्लूड मिनिमम और पोटेंशियल मोर्टेलिटी। दूसरे को we called it as ecological mortality। आउट, चलो समझो। मिनिमम पोटेंशियल रेट में मोर्टेलिटी रेट क्या, किसकी बात करती है? द डेथ ऑकर फिजियोलॉजिकल डेथ, द डेथ ऑकर्ड फिजियोलॉजिकली। नेचुरल डेथ होती है ये, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना ड्यू टू ओल्ड एज और ड्यू टू एनी अदर प्रॉब्लम्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द डेथ ऑकर्ड ड्यू टू एनी फिजियोलॉजिकल इशू। एग्जाम्पल है इसका ओल्ड एज डेथ। ओल्ड बाहर द डेथ इज नो अदर, द डेथ बाहर का वजह से इसका कोई कॉज नहीं होता। द कॉज ऑफ डेथ इज नो आउटसाइड फैक्टर और नो एक्सटर्नल फैक्टर, इट ऑलवेज ऑकर्स फिजियोलॉजिकली। सो उसी डेथ को हम लोग क्या कहते हैं? रेट को क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल मोर्टेलिटी। समझ में आया? चलो इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी की बात करें तो लिख लो the death occurred, the death को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। और बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर क्या, व्हाट डिपेंड्स?
survivors or who are survivors depends based on environmental factor. Based on environmental factor, how adaptable you are to the environmental factor. Survivors are depend. Survivors depend. Survivors depend. समझ में आया? मोर्टेलिटी रेट के टू टाइप्स बताए मैंने, मिनिमम पोटेंशियल मोर्टेलिटी रेट और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, चलो फिर मिनिमम पोटेंशियल मोर्टेलिटी रेट मैंने बताया, द डेथ ऑकर्ड बाय फिजियोलॉजिकल इश्यूज, किसी अंदर के इश्यूज ड्यू टू ओल्ड एज और ड्यू टू एनी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम. मेरी सपोज समवन डाइड, दैट रेट इज कॉल्ड, उसी इंडिविजुअल की सी डेथ हो रही है, उसी को हम लोग पोटेंशियल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं. बट अगर इकोलॉजिकल ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक ड्यू टू नेचुरल लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फिर अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, हेवी रेनफॉल, फ्लड, these all conditions, external environments affect the growth or the death of the population, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल. और उसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है सर्वाइवल. क्या आ जाता है? एनवायरमेंटल फैक्टर बेसिकली डिपेंड्स ऑन कैसे कौन कौन लोग उसमें से सर्वाइव. फ्लड आया, आधे लोग डूब के मर गए, कुछ लोग सर्वाइव कर गए, तो वो सर्वाइवर के ऊपर हम एक अच्छा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नॉट नाउ, सून. इसके बाद हेडिंग डालिए सेक्स रेशियो, एज सेक्स रेशियो. मोर्टेलिटी पहला क्या देखा, नेटालिटी, फिर मोर्टेलिटी, फिर सेक्स रेशियो, राइट. पॉपुलेशन क्या इट इज? सेक्स रेशियो इज नंबर ऑफ मेल्स, ऑफ फीमेल्स, number of females. It is the ratio of number of males to the number of females in an duration. In an duration is sex ratio. बताया था मैंने आपको इंडिविजुअल और पॉपुलेशन के बीच का एक डिफरेंस है कि इंडिविजुअल कैन हैव सेक्स, either it can have a gender, but a population की जब हम बात करें तो we basically talk about sex ratio. What is sex ratio? Sex ratio is a ratio of the number of individual or the number of males to the number of females. With respect to male, what amount of females are present in a wild duration on a strategic place or in a place that is called as sex ratio. एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको सेक्स रेशियो के कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी का ही लाइन है, लिख लो 40% ऑफ मेल, 40% मेल्स आर प्रेजेंट and 60% females are present. 60% females are present. Males, 60% females are present. समझ में आया? कोई डाउट? 40% मेल्स प्रेजेंट होते हैं और ऑफ 60% फीमेल में. ये क्या बताता है? मेल्स के रिस्पेक्ट में कितने फीमेल्स प्रेजेंट होते हैं. 40% मेल्स के रिस्पेक्ट में 60% फीमेल प्रेजेंट है. ऑन रिस्पेक्ट टू मेल हाउ मेनी फीमेल्स आर प्रेजेंट, उसी को तो हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं. कोई डाउट? द नेक्स्ट हेडिंग एज एज डिस्ट्रीब्यूशन. और इकोलॉजिकल पॉपुलेशन has 3 different age distribution, and a population, or you can write it as an ecological population, has distribution 3 things: pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Pre-reproductive is the age group which basically consider to the age of before reproduction or a young age. Youngsters are basically in the group of pre-reproductive. Reproductive age basically includes when you become an adult. Adulthood is basically referred to as reproductive age, and post-reproductive age is also considered to be as old age. Old age. Reproductive is referred to as adult, and pre-reproductive youngsters. Reproductive जो youngsters होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? Pre-reproductive group, और you can also write it as before. This is pause of puberty. कोई doubt?
On this basis of pre-reproductive, reproductive and post-reproductive, we have positive growth of population, the stable growth of population and the negative growth of population. When pre-reproductive age is more, population tends to grow. Population tends to grow. If age is more, population tends to grow, and it is also referred to as, positive growth. When reproductive growth is more and equivalent to pre-reproductive, when जो पार्ट है ना वो मोर होता है रिप्रोडक्टिव एज का एंड हैज अ प्रॉपर no required increase in population is seen. Increase or growth, you can write it as no growth of population is called as stable growth of population. When there is no growth, when there is no further growth of population and more amount of reproductive age is present, but still when there is no growth of old age and you have a stable population, such type is called as stable growth population. When post reproductive age is more, now when age is more, when post reproductive age is more, is called as negative growth. It's called as negative growth of population. When there is more amount of post reproductive age, that is old age present in a population, you call it as negative growth. Any doubt in this? You better understand these three concept easy and properly, because इसके बाद हम लोग age pyramid पढ़ने वाले हैं, and age pyramid you should understand very well. What kind of pyramid I'm going to tell you based on this. Reproductive, pre-reproductive, reproductive, post. Post में old age होते हैं, जब old age ज़्यादा होता है तो उसी को हम लोग negative growth कहते हैं. Pre-reproductive ज़्यादा होता है तो उसी को positive growth कहते हैं. अगर reproductive age stable होता है, no increment in growth दिखाता है, उसी को हम लोग stable growth कहते हैं. Any doubt? No? So give the heading as age pyramid. I have told you to give the heading of age pyramid. What is age pyramid? Based on the pre-reproductive age at the base, reproductive age at the middle, reproductive age at the middle, post-reproductive age at the top. Based on the pre-reproductive age, post-reproductive, तीनों को लेयर के हिसाब से अरेंज किया in a pyramid form is called as age pyramid. This age pyramid is of three types. याद रखना, pyramid is of three types. As I told you, age pyramid is of three types, which includes triangular shaped pyramid, bell shaped pyramid, and urn shaped pyramid. Shape age pyramid. क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तीन चीज पे बनाया है हमने ये पिरामिड. सबसे पहला क्या था? प्री रिप्रोडक्टिव. बीच वाला क्या था? रिप्रोडक्टिव. के बाद वाला क्या था? पोस्ट रिप्रोडक्टिव. से ट्रायंगुलर शेप में लिखो कि प्री रिप्रोडक्टिव जो एज है ना वो ज्यादा होती है बच्चों. प्री रिप्रोडक्टिव एज इज हाई. ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिव होती है. कैसी होती है? ग्रोथ इज पॉजिटिव. ऑल्सो रेफर्ड टू एज एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. वो पॉपुलेशन ग्रो करती है. एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. कोई डाउट?
समझ में आया? ट्रायंगुलर शेप पिरामिड को मैंने क्या कहा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा होती है, ये ग्रोथ इनका पॉजिटिव होता है, और ये कैसे होते हैं, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन के। सो प्री रिप्रोडक्टिव के हिसाब से तो सबसे पहला क्या था, प्री, सेकेंड री, एंड देन थर्ड पोस्ट। सो प्री ज्यादा है तो टॉप मोस्ट पोर्शन ज्यादा होगा बच्चों, समझो कॉन्सेप्ट को। ओके, देन क्या है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, देन क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। दिख गया ये ट्रायंगल की तरह पिरामिड, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, एंड दिस पॉपुलेशन इज रिफर्ड टू एज एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। समझ में आया? कोई डाउट? वेरी इजी है, सिर्फ एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर है। बेल शेप पिरामिड में क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव इक्वल होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज इज इक्वल, रूट्स ऑफ टू टाइप्स, और इसी को हम लोग स्टेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन भी कहते हैं। एंड जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इज ऑल्सो स्टेबल, ग्रोथ इज स्टेबल, किसमें, बेल शेप एज पिरामिड में। प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज इज इक्वल, याद रखना ये स्टेबल पॉपुलेशन होता है। दूसरी चीज, ग्रोथ इज स्टेबल, इनका जो ग्रोथ होता है ना वो स्टेबल होता है। आप पिरामिड ड्रॉ कर लें, अगर ये हमारा क्या था, प्री, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज था, ये क्या था, पोस्ट। सिमिलरली इस स्टेज में निकाले, प्री और पोस्ट अगर इक्वल है तो प्री सबसे नीचे इक्वल है, एंड देन कम्स हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कुछ बेल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ये, याद आया बच्चों? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेल शेप एज पिरामिड, और ये सबसे स्टेबल पॉपुलेशन के लिए होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि बेल स्टेज पिरामिड किसको दिखता है, चुपचाप से मार देना, किसको, स्टेबल पॉपुलेशन में। प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेबल पॉपुलेशन में इक्वल होता है। ऑन शेप, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है? चलो, ऑन शेप पॉपुलेशन होता, ऑन शेप एज पिरामिड होता है जहां पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज स्टेबल, बट जहां पे रिप्रोडक्टिव एज इज मोर एंड ऑल्सो प्री रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट लेस ऑफ, प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस ऑफ, जिसका इसका अगर हम लोग पिरामिड, ऐसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज डिक्लाइनिंग और नेगेटिव पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। और ऐसे ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव ग्रोथ। समझ में आया? इसका पिरामिड ड्रॉ कर ले, क्या कहा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज इज साइजेबल, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, रिप्रोडक्टिव एज इज मोर, सो सबसे बड़ा रिप्रोडक्टिव एज है। चलो ड्रॉ कर ले, सबसे बड़ा है, उसके ऊपर है पोस्ट, फिर क्या बोला है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव इज साइजेबल, पोस्ट रिप्रोडक्टिव साइजेबल है। फिर क्या बोला है, मोर एंड ऑल्सो प्री रिप्रोडक्टिव इज लेस, इससे कम है। समझ में आया? ये ऑन शेप आपको दिख रहा है कुछ पिरामिड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की पिरामिड। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी को हम लोग किसकी पिरामिड कहते हैं, डिक्लाइनिंग। आपको ये तीनों पिरामिड दिया हुआ था क्वेश्चन में, और जस्ट टिक मार्क लगाना था। फर्स्ट का था एक्सपांडिंग, जो कि मैंने आपको लिखा है वहां पर, और स्टेबल पॉपुलेशन, और थर्ड का था डिक्लाइनिंग। कोई डाउट? समझ में आया? इसको इसी का क्या था, डिक्लाइनिंग। यही तीन पिरामिड पूछ के क्वेश्चन पूछ दिया। अब बताओ चुपचाप से इजीली सॉल्व कर लोगे या नहीं? फिर याद करोगे एनआर मैम को? करोगे ना, ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि इतने इजीली हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। वी हैव सीन बेसिकली व्हाट इज पॉपुलेशन, what are their attributes. We have seen attributes of population which I have taught you birth rate, I have taught you natality, फिर मैंने आपको डेथ रेट पढ़ाया, फिर मैंने आपको मोर्टेलिटी पढ़ाया। क्या होता है मोर्टेलिटी? फिर सेक्स रेशियो देखा हमने, एज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, and then we have completed with age pyramid. This
जिसे मैंने आपको बताया कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स 2000 आई थिंक 14 में भी पूछा था, और इससे पिछला वाला जो था वो 2011 में पूछा था। ठीक है, तो याद रखना कितना इजी है और कितने इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? थैंक यू फॉर टुडे and do watch our video and please put your efforts after my videos because it is very very important for you to have those efforts what I am teaching you. Go through your NCERTs, कुछ NCERTs में होंगे, कुछ reference books में होंगे, कुछ sheets में होंगे, वो भी नहीं मिला, कुछ previous year questions में होंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ के हमने इतना सॉर्टिफाइड वे में पढ़ा है ये सारे टॉपिक्स। तो बच्चों प्लीज याद रखो, 2 और टॉपिक बचे हुए हैं जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ग्रोथ मॉडल और डेवलपमेंटल कर्व, ग्रोथ डेवलपमेंटल कर्व, और दूसरा पॉपुलेशन और इंटरैक्शन। दैट्स ऑल एंड वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो विश यू द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।